हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। प्रीवियस आईएएस जो है और जो मैंने वादा किया था सारे सिलेबस को लेकर आना यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं 1.5-2 लाख रुपया लगा के हम फ्री में पढ़ाएंगे। यूट्यूब को देखते रहिए, पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस आपके पास होगा। अभी संविधान की सीरीज चल रही है और उसमें भी फंडामेंटल राइट चल रहा है। 18 अनुच्छेद तक पढ़े हैं। आज देखते हैं कौन सा अनुच्छेद, 19वां। तो थोड़ा सा देखते हैं, देखिए और देखिए बड़े भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए। हम थोड़ा सा लोगों को बताइए कि एक भयानक टीचर आया है, इतना बिजोड़ पढ़ा रहा है कि मजा आ जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि ये 3 ऐसे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट 14, 19 और 21। इसको गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है दोस्तों। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब होता है ये मूलभूत सिद्धांत भी है और एक दूसरे के लिए जरूरत भी है। तो 6 अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है। 19 में 6 अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है। कौन कौन सा? तो पहला है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आप राइट फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप बोल सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, सोशल मीडिया में डालकर। ये आपका अधिकार है, बोलने का अधिकार है, चुप रहने का भी अधिकार है भैया। आप देखिए शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार। आप कहीं पे भी समाज में पब्लिक प्लेस पे 4 लोग मिलके खड़े हो सकते हैं, लेकिन यह अधिकार सीमित है। कहां तक सीमित है? कि आप बिना हथियार उठाए पीसफुल शांति तरीके से। तीसरा है संघ या यूनियन सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। कहने का मतलब है आप एक संघ का निर्माण कर सकते हैं, समिति का निर्माण कर सकते हैं और ये आपका अधिकार है। भारत में ये मिला हुआ है आर्टिकल 19 से। आगे देखिए, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। मतलब कुछ कंडीशन बेस है, कंडीशन को आगे देखेंगे, लेकिन भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। आगे देखिए, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाके निवास कर सकते हैं, आप रह सकते हैं और आप बस भी सकते हैं। बसने का, निवास करने का मतलब है टेम्पोरली जाके रह सकते हैं, और बसने का मतलब आप जाके वहां पे जमीन खरीदकर परमानेंट भी रह सकते हैं। और 6वां अधिकार है कोई भी पेशा अपनाने का, कोई व्यवसाय, व्यापार आदि करने का अधिकार है। मतलब ये आपका अधिकार दिया गया है कि आप कोई भी प्रोफेशन को चूज करें। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने ये प्रोफेशन चूज किया है, मेरा अधिकार है। किसी को जाना है सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो जा सकता है। कोई किसी को प्राइवेट में जाना है, वो जा सकता है, या अपना धंधा जो भी है, बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये अधिकार मिला है अनुच्छेद 19 से। और देखिए, ये 6 अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई से सुरक्षित है। ये जो 6 अधिकार आपको दिया गया है दोस्तों, ये किसके? राज्य की कार्रवाई से सुरक्षित है, निजी व्यक्तियों से नहीं। इसके अलावा ये अधिकार केवल नागरिकों और किसी कंपनी के शेयर धारकों के लिए उपलब्ध है, लेकिन विदेशियों, कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनियां, निगम आदि के लिए नहीं है। कहने का मतलब है जो ये सुरक्षा प्रदान करता है, ये किसके? तो आपके राज्य के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, किसी निजी व्यक्ति के लिए नहीं। मतलब किसी के घर में जाके और आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं तो एंट्री मारूंगा ही मारूंगा, ये हमारा आर्टिकल 19 से मौलिक अधिकार है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं। दूसरा चीज है, ये अधिकार जो दिया गया है, एक तो नागरिक के लिए दिया गया है, दूसरा कंपनी के शेयर होल्डर, किसी भी कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनको यह अधिकार प्रदान है, लेकिन उनके लिए नहीं है जो कि विदेशी है या व्यक्ति हैं जो कंपनियां और निगम जैसे चीजों को चलाते हैं, उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है आर्टिकल 19 से। राज्य इन 6 अधिकारों को उपभोग पर केवल अनुच्छेद 19 में उल्लेखित आधार पर ही उचित प्रतिबंध लगा सकता है, किसी अन्य आधार पर नहीं। तो संविधान में कुछ उचित प्रतिबंध है,
दिया गया है कि ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, पूर्ण तरीके से लागू नहीं होता। यदि ये पूर्ण तरीके से लागू नहीं होता तो इसका मतलब इसके कुछ कंडीशन है। अब उस कंडीशन को देखते हैं आगे चल के। जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह है पहला है जो हमारा पहला अधिकार है 6 में से। तो इसमें कौन कौन सा कंडीशन है, कंडीशन को देखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचार, राय, विश्वास और दृढ़ विश्वास को मौखिक रूप से लिखकर, मुद्रण, चित्रांकन, किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। कहने का मतलब है राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अखबार में लिख के, सोशल मीडिया पे बोल के अपनी जो आपके मन में है वो भावनाओं को प्रकट कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है और उस कंडीशन को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित शामिल है, और सुप्रीम कोर्ट के ने कुछ चीजों को बताया है कि कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल है। जैसे अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों का प्रचार करने का अधिकार, मतलब अपना विचार को तो प्रकट कर ही सकते हो और दूसरे के विचार का भी प्रकट कर सकते हो। कहने का मतलब है जैसे कि मैंने बोला और मैं YouTube पे बोल रहा हूं, जो बच्चे सुन रहे हैं वो कह सकते हैं कि पीयू सर ने ये कहा है, तो मेरे विचारों को भी आप प्रकट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता, जो आपके अखबार है या टीवी चैनल है उनकी स्वतंत्रता दी गई है कि अपनी बातों को रखे। वाणिज्य विज्ञापनों की स्वतंत्रता, जो ऐड दिया जाता है कहीं पर भी, उसके भी स्वतंत्रता दिया गया है। टेलीफोन पर बातचीत के टैपिंग के खिलाफ अधिकार, मतलब ये अधिकार शामिल नहीं है कि टेलीफोन पे आप किसी से बात करें और कोई आपका फोन रिकॉर्ड कर रहा है। तो यदि ऐसा होता है बेटा, कोई आपका फोन रिकॉर्ड कर दिया है और दूसरे को साझा कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो इसको बता देना आर्टिकल 19 से ये आपका अधिकार नहीं है, ये इलीगल है। दूसरा, प्रसारण का अधिकार, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का एक अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है टीवी चैनल हो या न्यूज़पेपर हो, इस पर केवल सरकार का एक अधिकार नहीं है, आम आदमी के लिए भी है कि आप एक टीवी नेटवर्क खोल सकते हैं, टीवी चैनल खोल सकते हैं, अखबार खोल सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रख सकते हैं। किसी भी राजनीतिक दल और संगठन द्वारा बुलाए गए बंद के खिलाफ अधिकार है। कहने का मतलब है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको बुला के कहती है कि आओ भैया भारत बंद करते हैं, उत्तर प्रदेश बंद करते हैं, बिहार बंद करते हैं, तो उनके बहकावे में भैया मत जाना, क्योंकि ये आपका अधिकार एकदम ही नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखिए। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है। सरकारी गतिविधि, सरकार क्या कर रही है, इसको भी जानने का अधिकार आपके शामिल है। तीसरा, मौन का भी स्वतंत्रता है दोस्तों, आप मौन रह सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि आप मौन क्यों हैं। आप चुप्पी साध लीजिए, आप अपने घर में भी चुप्पी साध सकते हैं, लेकिन कोई आपके घर वाले ये नहीं कह सकता अब चुप क्यों हो। ये आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार। तो उसको आज से बता देना कि आर्टिकल 19 में हमको ये अधिकार दिया गया है। आगे देखिए, किसी अखबार पर फ्री सेंसरशिप लगाने के खिलाफ अधिकार है, मतलब आप कोई भी अखबार यदि बढ़िया न्यूज देता है, क्रिटिक्स करता है सरकार को, तो उसके ऊपर बैन नहीं लगाया जा सकता यदि वो गलत काम नहीं कर रहा है। तो आगे देखिए, प्रदर्शन या धरना देने के अधिकार, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है कि आप प्रदर्शन कर सकते हो, अपने बातों को रख सकते हो, लेकिन स्ट्राइक, हड़ताल नहीं कर सकते हैं। आपका ये अधिकार हड़ताल का नहीं है। आगे देखिए, राज्य भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे राज्य क्या कर सकता है, कुछ ऐसे चीजों पर, आपके बोलने पर, आपके अभिव्यक्ति की आजादी पर आप पर बैन कर सकता है। और वो कंडीशन क्या क्या है, तो इस कंडीशन को देखते हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखना है। यदि भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बरकरार रखना है, उसके लिए राज्य जो है वो आप पे प्रतिबंध लगा सकता है। भारत के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो, देशद्रोह वाला भावनाएं नहीं रख सकते हो, ये आपका खिलाफ है। कितने लोग करते हैं सोशल मीडिया पे, ये ऐसा मत किया करो, ये आर्टिकल 19 में आपका नहीं दिया गया है।
आगे देखिए, राज्य की सुरक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीजों को आपको याद करके रखनी है। याद टू बी, ये मतलब इसको याद ही करके रखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीटी में पूछा जा सकता है, या आपको मेंस में भी ऐसा चीजें पूछा जाता है, एलाबोरेट एनालिसिस करने के लिए, उसको पूरी तरह विश्लेषण करने के लिए। तो दूसरा चीजें है राज्य की सुरक्षा, मतलब राज्य की सुरक्षा होना चाहिए। और सिक्योरिटी के मामले में अभी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है कि आप कुछ भी आर्मी के खिलाफ या कुछ भी बिना मतलब के, जिसका सोर्स नहीं है, जिसका प्रूफ नहीं है, आप बोले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, विदेशी राज्यों के साथ मंत्री पूर्ण संबंध, यदि इंटरनेशनल रिलेशन है, मान लीजिए कि आप यूएसए से, रशिया से सरकार जो है क्या कर रही है, एक इंटरनेशनल रिलेशन बना रही है, एक अच्छा मैत्रिक संबंध बना रही है, तो ये आपका अधिकार नहीं है कि आप ये कहेंगे कि आप यूएसए से क्यों कर रहे हैं, आप रशिया से क्यों कर रहे हैं, आप इजराइल से क्यों कह रहे हैं, ये आपका कहने का अधिकार नहीं है। आगे देखिए, सार्वजनिक व्यवस्थाएं, शालीनता या नैतिकता, यदि ऐसा कुछ हो कि पब्लिक के ऑर्डर, मतलब यदि पब्लिक प्लेस पे ऐसा लगे सरकार को, राज्य को, कि दंगा फसाद करने वाले हैं लोग, इधर उधर कुछ करने वाले हैं, तो वहां पर प्रतिबंध लगा सकता है, नैतिकता के आधार पर लगा सकता है। आप ऐसा काम नहीं कर सकते जो अनैतिक है। और आगे देखिए, अवमानना और मनहानि, अवमानना और मनहानि, आप किसी के, ये नहीं है कि किसी को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में उसको गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो आपका गाली देने का अधिकार एकदम ही नहीं शामिल है। और किसी अपराध के लिए उकसाना, किसी को ये ना कह दो जाके उसको मार दो, तो ये अपराध है, ये आप एकदम ही नहीं कर सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 साफ साफ कहता है कि आपको क्या क्या चीजें करना है और क्या क्या चीजें नहीं करना है। आगे देखिए, सदन की स्वतंत्रता, दूसरा जो इसका दिया गया था, सदन की स्वतंत्रता, इसमें हमें क्या क्या चीजें दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। सदन की स्वतंत्रता में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक बैठक आयोजित करने का, प्रदर्शन करने का, जुलूस निकालने का अधिकार शामिल है। मतलब कोई भी व्यक्ति भारत के बिना हथियार उठाए आप पब्लिक प्लेस पर आप असेंबली कर सकते हैं या किसी जगह पर असेंबली, लेकिन आप हथियार नहीं उठाएंगे, हथियार उठा के आप ये काम नहीं कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता का प्रयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर किया जा सकता है और सभा शांतिपूर्ण और निहत्थी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ये पब्लिक प्लेस पर ही होगा, किसी के घर में जाकर जबरदस्ती खड़े होके और ये नहीं कह सकते हम असेंबली बनाएंगे। आगे देखिए, ये प्रावधान हिंसक, अव्यवस्थित, दंगाई सभा या सार्वजनिक शांति भंग करने वाली सभाओं या उनमें हथियार शामिल है कि रक्षा नहीं करता है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि अब 5 बंदों को बटोर के आप ये नहीं कह सकते हो चलो दंगा फसाद करे या हड़ताल करे, ये आपका अधिकार नहीं दिया गया है। राज्य 2 आधार पर सभा के अधिकार का प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य जो है आपके ऊपर उचित प्रतिबंध 2 चीजों में, मामलों में लगा सकता है। एक, इसको याद करके रखना है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना है कि 2 चीजों पे राज्य क्या कर सकता है, आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। और वो 2 चीजें क्या है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए। दूसरा चीजें, संबंधित क्षेत्र में यातायात के रख रखाव सहित सार्वजनिक व्यवस्थाएं, मतलब कोई किसी भी क्षेत्र में यदि यातायात के गमन का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आप उसको भी बवाल कर रहे हैं, तो उसको रख रखाव के लिए, पब्लिक के प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सरकार ये काम कर सकती है, आप पर उचित प्रतिबंध कर सकती है। कहने का मतलब यह है। आगे देखिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक मजिस्ट्रेट किसी भी सभा, बैठक या जुलूस पर रोक लगा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि डीएम क्या कर सकता है कि 144 लगा सकता है। धारा 144 क्या है कि ऐसा लगे कि भैया यहां पर उठपटांग होने वाला है, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने सिस्टम को बचाने के लिए पब्लिक प्लेस पर वो ये धारा लगा देगा, तो आप वहां ये कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो आपके हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। आगे देखिए,
यदि मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बाधा, झुंझलाहट या खतरा हो, या सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी हो, या दंगा, कोई झगड़ा। कहने का मतलब है सिंपल सी है कि यदि मानव जीवन के बारे में हो, किसी की जान नहीं लेना है, स्वास्थ्य का मामला हो, स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ से रिलेटेड हो, सुरक्षा का मामला, स्वास्थ्य वाला केस आया था कोरोना काल में जब प्रतिबंध लगा दिया था सरकार ने कि बाहर नहीं निकलनी है, ये हेल्थ के ये कंडीशन राज्य लगा सकता है। कौन सी आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 19 में। सुरक्षा का मामला हो या आपको लगे कि वहां पर गड़बड़ी होने वाली है, इस केस में क्या कर सकता है? आप पर प्रतिबंध उचित लगा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा गैर कानूनी हो जाती है यदि उद्देश्य है। कहने का मतलब कि भारतीय दंड संहिता 141 धारा यह कहती है कि 5 लोग से ज्यादा कभी भी पब्लिक प्लेस पर यदि होते हैं, और उसमें कंडीशन है कौन कौन सी चीजें में, वहां पर राज्य क्या कर सकता है? प्रतिबंध कर सकता है। जैसे पहला, किसी भी कानून या कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करना। मतलब आप क्या कर रहे हो? एक कानून के विद्रोही कर रहे हो बिना मतलब के। 5 व्यक्ति, किसी व्यक्ति की संपत्ति पर जबरन कब्जा करना। अब 5 लोग मिलके किसी की प्रॉपर्टी थोड़े छीन लोगे, ये थोड़े अधिकार है। तो इस चीजों पे राज्य क्या कर सकता है? प्रतिबंध कर सकता है आपको। कोई शरारत या आपराधिक अतिक्रमण, भाई ऐसा शरारत नहीं कर सकते जो कि कानून में जुर्म है। किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी कार्य करने के लिए मजबूर करना। अब 5 लोग मिलकर एक व्यक्ति को बोलो जाओ उसको मार दो, ये काम आप एकदम ही नहीं कर सकते हैं। और कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने पर सरकार और उसके अधिकारियों को धमकी देना, मतलब पुलिस आपको किसी काम के लिए रोक रही है तो 5 लोग इकट्ठा हो गए और कहो कि कौन होते हो तुम रोकने वाला, ये भी काम नहीं कर सकते हो। समझ में आएगा? आगे देखिए, संघ की स्वतंत्रता। अगला है तीसरा, संघ की स्वतंत्रता। ये क्या कहता है? सभी नागरिकों को संघ या यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति क्या बना सकता है? यूनियन बना सकता है, संघ बना सकता है, सहकारी समिति बना सकता है। इसमें राजनीतिक दल, कंपनियां, साझेदारी फर्म, सोसाइटी, क्लब, संगठन, ट्रेड यूनियन या व्यक्तियों का कोई भी निकाय बनाने का अधिकार शामिल है। मतलब आप इन सारी चीजों को बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं, वह राजनीतिक दल बना सकते हैं, आप कंपनी बनाने का है। लेकिन इसमें न केवल एसोसिएशन या यूनियन शुरू करने का अधिकार शामिल है, बल्कि एसोसिएशन और यूनियन की उसी रूप में जारी रखने का भी अधिकार है। कहने का मतलब है इसका मैनेजमेंट भी आपको देखने का अधिकार है, एसोसिएशन बनाने का भी अधिकार है। भाई समझ में आया क्या? आगे देखिए, आगे देखिए, इसके अलावा ये किसी एसोसिएशन या यूनियन को बनाने या उसमें शामिल न होने का नकारात्मक अधिकार को कवर करता है। आगे देखिए, राज्य द्वारा उन अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध निम्न आधार पर लगाया जा सकता है। तो इसमें भी कंडीशन है, महत्वपूर्ण कंडीशन है ये 3, ये 2 कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करके रखनी है कि कुछ चीजों पर राज्य क्या कर सकता है? राज्य द्वारा इन अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध क्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी चीजों में कौन सा कंडीशन है? तो आपको ये देखना है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए। दूसरा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता पे, पब्लिक ऑर्डर हो या आपकी नैतिकता की बात हो, इस पे आपको उचित प्रतिबंध लगा सकता है। 7वां देखिए, इन प्रतिबंधों के अधीन नागरिकों के वैध उद्देश्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संघ या यूनियन बनाने की पूरी स्वतंत्रता है। हालांकि एसोसिएशन की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है आप एसोसिएशन तो बना सकते हैं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन जो होना ये आपका अधिकार नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन कराने ये सरकार का जिम्मा है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस काम करने जा रहे हैं, क्या उसको रजिस्ट्रेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये आपका अधिकार नहीं है। हालांकि एसोसिएशन की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ट्रेड यूनियन के पास
प्रभावी सौदेबाजी का कोई गारंटी शुदा अधिकार या हड़ताल करने का अधिकार या तालाबंदी की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है जो यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, लेबर यूनियन है, अब ये ऐसा नहीं कि स्ट्राइक कर सकते हैं। इनका अधिकार है अपने बातों को रखना, लेकिन स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उचित द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए आगे घूमने का स्वतंत्रता, आगे देखिए घूमने की स्वतंत्रता। घूमने की स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है? घूमने की स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है? यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है। तो घूमने की स्वतंत्रता है आपका, आप भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं। यह स्वतंत्र रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है। एक राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर से महाराष्ट्र, कहीं पर भी आप जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। यदि रोकता है तो इलीगल है। या राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। यह अधिकार इस विचार को रेखांकित करता है जहां एक नागरिक का सवाल है, भारत एक इकाई है। इस प्रकार उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का बढ़ावा देना, न कि संकरवाद को। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो आधार है। कहने का मतलब है कि आप इधर से उधर जाएंगे, ये कल्चर का मिक्स है भाई। आप जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, अपने कल्चर को ले जा सकते हैं, उनके कल्चर को सीख सकते हैं। ये राष्ट्र भावना को क्या करता है? जागृत करता है। लेकिन राज्य जो है उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीजों को देख लिया करो, इंपॉर्टेंट है ये। और राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। कैसे? आम जनता के हित में। यदि आम जनता के हित में या किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों में सुरक्षा। कहने का मतलब है कि आप घूमने का अधिकार में ये शामिल नहीं है कि आप जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजातियां हैं, वहां पर जाके और बवाल करे कि नहीं नहीं मैं तो घूमूंगा ही। जैसे अंडमान निकोबार में कुछ ऐसे द्वीप है जहां पर ट्राइबल बहुत नोमाडिक ट्राइबल है। नोमाडिक ट्राइबल का मतलब खतरनाक है, वो देखते ही मार देते हैं। तो आपको जाने का प्रतिबंध, आप प्रतिबंधित है। राज्य वहां पे प्रतिबंध कर सकता है क्योंकि ये आपका हानि है, आपका लाइफ चला जाएगा। तो कुछ ऐसे जगह पे जहां पर नहीं जाना चाहिए, राज्य जो है कंडीशन बेस आप पर नहीं जाना बैन कर सकती है। आगे देखिए, अनुसूचित जनजातियों का विशेष संस्कृति, भाषाओं, रीति रिवाज और शिष्टाचार की रक्षा करने और उनके पारंपरिक व्यवसाय और संपत्तियों को शोषण से बचाने के लिए आदिवासी क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। मतलब वही मैंने बोला कि आदिवासी एरिया में क्या क्या, उनका बचाव, उनकी संस्कृति का बचाव, उनका भाषा का बचाव, उनकी रीति रिवाज का बचाव, उनका शिष्टाचार क्या है, उनका व्यवसाय क्या है। वहां पर जाके ऐसा होता है कि बाहरी लोग वहां पे जाके शोषण करते हैं, ये अधिकार नहीं दिया गया है। और ये क्या कर सकता है गवर्नमेंट? तो उचित प्रतिबंध कर सकता है आपको कि आप वहां ना जाओ, तभी बेहतर है। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर और सार्वजनिक नैतिकता के हित में वेश्याओं की आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंध किया जा सकता है। हेल्थ के आधार पे जो वैसे मतलब जो धंधे में जो लोग हैं तो उनको भी प्रतिबंध किया जा सकता है हेल्थ के आधार पे। हो सकता है कि HIV और एड्स लेके चले, मतलब ऐसा होता है, तो उनको भी रोका जा सकता है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एड्स से प्रभावित व्यक्तियों को आवाजाही पर प्रतिबंध को वैध ठहराया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार कहा था कि भैया जो एड्स से पीड़ित लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं, प्रतिबंध किया था। इसे हेल्थ का इश्यू है। आगे देखिए, आवागमन की स्वतंत्रता का दो आयाम है, अर्थात आंतरिक देश के अंदर आने जाने का अधिकार और बाहरी से जो बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार। देखो दो चीजें हैं। आवागमन का मतलब है एक तो देश के अंदर, दूसरा देश के बाहर। एक चीज बता दे, जो देश के अंदर घूमने का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से है, 19 से है। वहीं जो विदेश जाने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 21 में मौजूद है। ठीक है, यही है।
अनुच्छेद 19 केवल प्रथम आयाम की रक्षा करता है। दूसरा आयाम अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। कहने का मतलब है कि यदि आप देश में घूमना चाहो तो ये आर्टिकल 19 अधिकार देता है, विदेश जाना चाहो तो ये अधिकार आपके आर्टिकल 21 देता है। बेटा समझ में आया क्या? आगे देखिए, निवास की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार है। कहने का मतलब निवास और बसने का अधिकार दो चीजें हैं। आप जाके टेम्पोरली रह सकते हो या परमानेंट जाके रह सकते हो। आगे देखिए क्या हुआ, आगे देखिए, इस अधिकार के दो भाग हैं। देश के किसी भी हिस्से में निवास करने का अधिकार, जिसका अर्थ है किसी भी स्थान पर अस्थायी रूप से रहना, और देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार, जिसका अर्थ है किसी भी स्थान पर अस्थायी रूप से घर या आवास बनाने का। इस अधिकार का उद्देश्य देश के भीतर उसके किसी भी हिस्से के बीच आंतरिक बाधाओं को दूर करना है। सिंपल सी बात है, आप जाके टेम्परली मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाके आप कुछ दिनों के लिए भी रह सकते हैं, यहाँ वहां घर खरीद के भी आप रह सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 19 आधार देता है, मौलिक अधिकार देता है। इससे राष्ट्रवाद की भावना मिलता है। कहने का मतलब है इससे क्या फायदा होगा, तो राष्ट्र भावना उत्पन्न होगी लोगों के बीच में, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। आगे देखिए, राज्य इस अधिकार का प्रयोग पर दो आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। आम जनता के हित में या किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए। मैंने पहले ही बताया कि आम जनता के हित हो, वहां के लोकल लोग, या अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा की बात हो, वहां पर राज्य क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है उचित। आदिवासी क्षेत्रों के बाहरी लोगों के निवास और बसने का अधिकार, अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, शिष्टाचार की रक्षा करने और उनके पारंपरिक व्यवसाय और संपत्तियों का शोषण से बचने का अधिकार पहले ही बता दिया था। देश में कोई भी हिस्से में आदिवासियों को अपनी संपत्ति अधिकारों को उनके पारंपरिक नियमों और कानूनों के अनुसार विनियम करने का अनुमति दी गई है। मतलब जो शेड्यूल ट्राइब एरिया में है, उनकी सोच संस्कृति है, उनका जो विचार है, वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि भैया इसकी सुरक्षा तुम भी करो और हम भी करें। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कुछ क्षेत्रों में वैश्याओं और आतंक अपराधियों जैसे कुछ प्रकार के व्यक्ति का प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहले ही बताया था, मैंने पहले ही बताया था। आगे देखिए, पेशे की स्वतंत्रता। पेशे की स्वतंत्रता आखिरी है। सभी नागरिकों की कोई भी पेशा अपनाने का, कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है। आप कोई भी पेशा चूज कर ले। आप पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, आप कंपनी खोलना चाहते हैं आप कंपनी खोलिए, आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं आप यूट्यूब पे काम करिए, ये आपका अधिकार है। ये अधिकार बहुत व्यापक है क्योंकि इसमें कोई भी आजीविका कमाने के लिए सभी साधन शामिल है। राज्य आम जनता के हित में इस अधिकार का प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो आपको याद करना है कि भैया राज्य कुछ चीजों के मामले में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसके अलावा राज्य ये अधिकार है। क्या अधिकार है? तो देखो, ये 3 अधिकार दिया गया है। इस 3 अधिकार में क्या कर सकता है राज्य, जो है उचित प्रतिबंध कर सकता है। कौन कौन सा? किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय व्यापार का जो चलने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीक योग्यता निर्धारित करे। मतलब ऐसा काम जिसमें, जैसे अब डॉक्टरी है, अब कहो कि दवाई, डॉक्टरी कुछ जानते नहीं हो, केमिकल कुछ जानते नहीं हो, और कहोगे कि हम सब दवाई बनाएंगे, तो भैया टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास नहीं है तो तुम नहीं कर सकते हो। अब कहो कि सैटेलाइट हम खुद बनाएंगे, अब पढ़े तुम साइंस नहीं हो। तो कुछ ऐसा चीजें हैं जो आप जानते नहीं हैं, लेकिन सरकार आप पर उचित प्रतिबंध कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, आप चीजों को जानते नहीं है। आगे किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग और सेवा स्वयं ही जारी रखना, चाहे वो बहिष्कृत नागरिकों का पूर्ण या आंशिक। इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग का सेवा नागरिकों के रूप में या किसी नागरिक के साथ चलता है तो कोई भी आपत्ति नहीं
की जा सकती है। राज्य को अपने एकाधिकार उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं है। अनैतिक महिलाएं और बच्चों की तस्करी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ऐसे व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकते हैं जो कि महिलाओं की तस्करी कर रहा है, बच्चों की तस्करी कर रहा है या ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। आप ये इसका अधिकार आपको नहीं दिया गया है। यही है सिंपल सा मतलब मेरे दोस्तों। अनुच्छेद आ जाओ 20 में, अनुच्छेद 20 में सबसे लंबा था आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये गोल्डन ट्रायंगल भी है। अब देखिए 20, आर्टिकल 20 क्या कह रहा है। 20 अनुच्छेद 20 किसी भी आरोपी व्यक्ति को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब ये क्या प्रदान करता है, तो ये क्रिमिनल के लिए भी है भाई। फंडामेंटल मौलिक अधिकार उन लोगों के लिए भी दिया गया है जो क्राइम करके बैठे हैं। यही तो है हमारा मौलिक अधिकार, सबके लिए मौलिक अधिकार दिया गया है। अब उनका क्या क्या अधिकार है तो जरा देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें उस दिशा में 3 प्रावधान शामिल है भाई। पहला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। पहला है कोई पूर्ण प्रभावी कानून नहीं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। समझा रहा हूं। इसका मतलब होता है ये, किसी भी व्यक्ति को कार्य के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, न ही उस पर लागू कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। वाह, क्या बढ़िया चीज दिया गया है। मतलब पहला वाला क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेगा, मैं थोड़ा समझाता हूं। ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति को जिसने क्राइम किया है, यदि कानून में सजा जितना है उतना ही मिलेगा, अब उसे ज्यादा नहीं मिल सकता है। जैसे मान लो चोरी करने की सजा 5 साल का है, मान लो ऐसे, तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबकी सजा बराबर है, 5 साल है। अब मान लो कि आज तक उसने क्राइम किया और कानून 5 साल तक था, इसको 5 साल सजा देनी है, और अचानक कानून बदल गया और कानून ने बोला कि नहीं भैया, इसकी अब 15 साल कर दी जाएगी। जिसने चोरी किया है इसकी सजा को 15 साल कर दिया जाएगा। तो भैया इसके ऊपर कानून यही लगेगा, क्योंकि जब ये क्राइम किया था तो ये वाला कानून था, ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला। क्योंकि ये वाला जब लगेगा, ये तभी लगेगा जब आप, ये कानून बन गया हो, आपने क्राइम किया हो। ऐसा है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यही कहता है। आगे देखिए, कोई दोहरा खतरा नहीं, जियोपर्डी की बात करता है, पर्डी लॉ, डबल जियोपर्डी लॉ, डबल जियोपर्डी लॉ। इसका मतलब क्या होता है, यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, यदि किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है, किसी को मार दिया है और उसको मिल गई है 20 साल की सजा, तो एक अपराध का एक ही सजा है मेरे भाई। अब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को मारा है 20 साल की सजा, किसी और स्टेट में मिल गई और किसी अलग स्टेट में 20 साल की और सजा मिल गई, ऐसा नहीं हो सकता। और तीसरा चीज है, कोई भी तीसरा है, कोई भी आत्मदोषारोपण, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ का मतलब होता है किसी भी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। मतलब तुमने किसी को कत्ल कर दिया, अब भाई तुम केवल गवाह नहीं हो सकते, मतलब तुम्हारे बोलने पे तुम्हारी सजा नहीं मिल सकता। लेकिन जितना ये चीजें हैं उतना ही नहीं है, जितना ये चीजें हैं उतना ही नहीं है। कुछ चीजें हैं जिसको हम देखना पड़ेगा।
अब देखो इसमें कुछ केस स्टडी है और उस केस स्टडी को थोड़ा देखते हैं। तो आते हैं एक ब्लैंक पेज पे। अब ब्लैंक पेज पे आर्टिकल आर्टिकल 20 के केस स्टडी देखते हैं। क्या देखते हैं? आर्टिकल 20 के केस स्टडी। इसका केस स्टडी क्या है? कुछ केस स्टडी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बताया है, इसके क्या क्या केस स्टडी है, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों के लिए क्या क्या कहा है। अब देखो एक केस बना था केसवन माधव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और ये केस बना था 1951 में। समझ में आया? 1951 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस किसके लिए बना था? तो पहले वाले के लिए। पहला वाला जो था नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, पहले वाला जो हमने ये देखा था, ऐसे देखो, ये इसके लिए कोई पूर्व प्रभारी कानून नहीं, ये समझ लो पहले वाले के लिए केस बना था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इसके बारे में? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि देखो भाई, केशव माधव केसेस में यह कहा था कि ऐसा नहीं है, ये केवल क्रिमिनल केसेस के लिए है, क्रिमिनल केस के लिए है, ना कि सिविल केस और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लिए है। मतलब कहने का मतलब है, पहले वाला क्या कह रहा था? पहले वाला ये कह रहा था कि भाई जो कानून में लिखा है उसी हिसाब से सजा मिलेगी तुम्हारी, और वो कानून बदलेगा, तुम पहले ही कर रखे हो तो पुराने वाले से तुम्हारा मिलेगा। लेकिन ये लागू किस पे होगा? केवल क्रिमिनल केस पे, क्रिमिनल केस पे लागू होगा, सिविल केस और एडमिनिस्ट्रेशन पे लागू नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जैसे अब आपने टैक्स की चोरी कर दी और सरकार ने कहा कि 15 दिन में पेनाल्टी 1 करोड़ रुपया, लेकिन आप 15 दिन में दिए नहीं, कानून में लिखा है 1 करोड़, तो भैया सरकार आपके ऊपर पेनाल्टी पे पेनाल्टी ठोकती जाएगी और आप देखते जाओगे। मतलब सिविल केस और प्रशासनिक केस में ये लागू नहीं होता, ये केवल लागू होता है क्रिमिनल केस में, केवल क्रिमिनल केस में। समझ में आया? समझ में आया? वही दूसरा केस जो बना था, दूसरा केस भी देख लेते हैं। दूसरा केस बना था, वो बना था डबल जेपर्डी के लिए, नो डबल जो दोहरी दंड नहीं कह सकते हो। जो ये वाला है केस, कौन सा? ये वाला कोई दोहरा खतरा नहीं, ये वाला। इसमें क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? तो ये केस था 1953 का, और 1953 में एक मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, नाइनटीन 1953 का केस है। सोना के चोरी में, सोना तस्करी में पकड़े गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी यही कहा, सेम, केवल क्रिमिनल केस में ये ऐसा होगा, लेकिन सिविल और एडमिनिस्ट्रेशन केस में नहीं, प्रशासनिक में नहीं। यदि नारकोटिक्स ड्रग्स लेते हुए, सप्लाई करते हुए पकड़े गए या पैसा छुपाते हुए पकड़े गए, तो ईडी भी आपको पेनाल्टी ठोक सकती है। ड्रग्स भी उसके साथ मिल गया तो आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी आप पे केस कर सकता है और अपनी पेनाल्टी कर सकता है। मतलब केवल ये क्रिमिनल केसेस के लिए है, सिविल केसेस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। समझे? और आगे देखिए, आगे जो केस है तीसरा, हमने कहा
कि किसी भी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह केस बना था कि भैया कोई भी व्यक्ति खुद की गवाही नहीं कर सकता है। यह था एपी शर्मा वर्सेस सतीश शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 का केस था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि केवल मौखिक ही नहीं बल्कि कागजी भी अपना गवाही खुद नहीं बंदा दे सकता है। मतलब केवल मौखिक ही नहीं, कागजी भी गवाही बंदा खुद नहीं दे सकता है। ये 3 केस है, आपको याद करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। हमने ये पढ़ लिया। आगे देखिए, इसमें है थोड़ा सा चीजें हैं, इसको समझ लिया हमने। इसको आगे देखिए। पोस्ट फैक्टो कानून वह है जो पूर्वव्यापी के दंड लगाता है, पूर्वव्यापी का दंड लगाता है, यानी पहले से किए गए कार्य पर जो ऐसे कार्य के लिए दंड बढ़ाता है। वही बात मैंने आपको समझाया था। ऐसे कानून का अधिनियम अनुच्छेद 20 के पहले प्रावधान द्वारा निषिद्ध है। हालांकि ये सीमा है केवल आपराधिक कानूनों पर लगाया गया है, नागरिक कानूनों और कर कानूनों पे नहीं। जो केस मैंने बताया था वही ये बताना चाह रहा है। पहला वाला जो केस था आपका, वही केस के बारे में बता रहा है। दूसरे शब्दों में नागरिक दायित्व या कर पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है। इसके अलावा यह प्रावधान पूर्व प्रभावी आपराधिक कानून के तहत केवल दोष सिद्धि या सजा पर रोक लगाता है, न कि उसके मुकदमे पे। मतलब केवल कोर्ट की बात है। अंत में किसी भी व्यक्ति द्वारा निवारक हिरासत या सुरक्षा की मांग के मामले में इस प्रावधान के तहत सुरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि निवारक डिटेंशन, आगे हम देखेंगे। निवारक डिटेंशन में क्या होता है कि पहले से ही सरकार को पता चल जाए कि तुम दंगा फसाद करने वाले हो या किसी को मर्डर करने वाले हो और उसमें गिरफ्तारी होगी, तो ये सारे कानून नहीं लगता है भाई। दोहरे खतरे से सुरक्षा केवल अदालती और न्यायिक के समक्ष कार्रवाई में उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष कार्रवाई में उपलब्ध नहीं है। यही चीजें मैंने बताया था पिछले, अभी देख लेना 3 जो केस बताया था मैंने, यही सारी चीजें बताया था। 9वीं, आत्मदोषारोपण के विरुद्ध सुरक्षा मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य दोनों तक फैली हुई है। एपी शर्मा केस में यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा केस अभी पढ़ाया था मैंने, यही बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि इसका विस्तार नहीं है। भौतिक वस्तुओं, अनिवार्य उत्पादन, अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का नमूना, खून नमूने देने की बाध्यता और शरीर की अनिवार्य प्रदर्शन, ये सारी चीजें अभी मैंने केस स्टडी में बता दिया था। ध्यान से देखिए, ये होता है। आगे देखिए, आओ तो यहां तक अगला जो है अनुच्छेद 21 अगला वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो है और ऐसे करके 40-45 मिनट का वीडियो जाएगा। तो बाकी अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, आर्टिकल 21 के साथ।